हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा कैसे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सिद्ध किए थे। आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे, है ना, एचसीएफ। तो देखा जाए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चंस लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चंस। तो देखा जाए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 156 और 504 का मसा यानी कि महत्तम समअपवर्तक एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको निकालना है। तो सबसे पहले काम करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेंगे। जनरली जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेते हैं और जो छोटी है उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, आप किसी को भी ए भी मान सकते हैं। चलिए तो बनाया जाए। चलिए, ये हो गया, ए को मान लिए और बी मान लिए। इसमें क्या करेंगे कि जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी कि 156 से 504 में भाग करेंगे, है ना। ये जनरली भाग किया जाए तो देखा जाए तो इसको 3 मर्त में ले जाएंगे। तो 3 मर्त में 468 होगा, है ना, 468। देखिए 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15, 1 6, है ना, 3 1 जा 3 और 1 4। इसका कैरी भी था। ठीक है, आगे देखा जाए। फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? रिमाइंडर इसमें 6 3 36 रिमाइंडर हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आर है वो 0 नहीं है। तो जब तक 0 नहीं है तब तक हम इस विभाजन की क्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हुआ कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए क्या है जी, 504 है। तो 504 इक्वल टू बी 156 है। तो 156 मल्टीप्लाई 3 प्लस 36, रिमाइंडर 36 है। और यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर है उससे भाग देंगे 156 में। तो देखा जाए हो गया कि 36 में 156 में भाग देने पर, 36 से 156 में भाग देने पर क्या होता है। तो लगभग हमको लगता है कि ये 4 बार में जाएगा, क्योंकि देखिए 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो इसके आसपास आ रहा है ना। तो 5 बार में ले जाएंगे तो कुछ इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो पहले 4 मर्त में ले जाकर देखते हैं। चलिए, तो 6 चौके 24 का 4, हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 6 में से 4 गया तो 2, फिर 15 में से 14 गया तो 1। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर रिमाइंडर 12 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया। फिर वही बात लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। इसी प्रकार लिखते रहेंगे और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लिखते रहेंगे। तो देखा जाए ये 36 में 156 से भाग दिए हैं तो 4 आ गया। उसी प्रकार, है ना, 12 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर 12 से भाग दिया गया है 36 में। तो 12 से 36 में भाग दिया गया है तो 3 बार में कट गया पूरा और रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। देखिए तो 36 में 36 घट गया तो 0 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिखा गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए 36 है और बी 12 है और क्यू जो है 3 है और आर 0 हो गया, और यहाँ आर का जो वैल्यू है वो 0 हो गया। तो अतः एचसीएफ 504 और 156 का 12 होगा। जो एचसीएफ जिस नंबर का निकालना होगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, चाहे एचसीएफ निकाला जाए चाहे एलसीएम निकाला जाए, और निकालना होगा तो ब्रैकेट में उस संख्या को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हालांकि इस विभाजन परिमेयिका से हम लोग एचसीएफ ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि से निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, आगे देखा जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस तरह सॉल्व करते हैं और एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 3 संख्या आ जाएगा तो पहले 2 संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे। जो संख्या बड़ी है 2 गो, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो छोटा वाला संख्या बच जाएगा
उस छोटे संख्या और उसका जो HCF आएगा दोनों संख्या का, तो दोनों संख्या का जो HCF आएगा और जो छोटा संख्या बच जाएगा उस दोनों संख्या का जो HCF होगा उस तीनों संख्याओं का HCF वही होगा, है ना, फाइनल में। चलिए, और इस प्रकार क्वेश्चन आ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करे और 3 क्वेश्चन दे दे, 3 संख्या दे दे, 250, 175 और 425। तो क्या करेंगे, पहले जो बड़ी बड़ी संख्या है उसका HCF निकाल लेंगे, यानी कि 250 का निकालेंगे और 425 का, इस दोनों के HCF निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो मान लीजिए HCF आएगा उस HCF का और 175 का HCF निकाल लेंगे। अब फाइनल जो उस दोनों का HCF आएगा उस, तो HCF क्या हो जाएगा जी, इस तीनों का 250 का, 175 का और 425 का, है ना, फाइनली वो HCF हो जाएगा इस तीनों का। पहले क्या करेंगे, पहले इस दोनों के HCF निकाल लेंगे, जो HCF आएगा उस HCF और इसका HCF निकाल लेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा और नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अब आगे एक चीज़ बताया जाएगा कि देखिए, आप लोग तो पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, इसके अलावा और भी किसी संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो 48 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये जो सभी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या है। तो ये सभी भाज्य संख्या है। तो एक चीज नोट की बात है, क्या नोट की बात है, कि हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 48 को देखा जाए तो 48 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, है ना, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना, फिर 2 से तो 6 हो जाएगा, 2 से तो 3 हो जाएगा, यानी कि 48 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 3, यानी कि 2 कितना बार है, 4 बार है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 गुणे 3। ये जो सभी संख्या है 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। तो 48 को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 16 को भी लिख सकते हैं, 10 को भी लिख सकते हैं, 9 को भी लिख सकते हैं, यानी जो भी भाज्य संख्या होगा उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी का यूज करके हम लोग HCF और LCM निकालेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे देखा जाए 10 का किस प्रकार से होगा, तो 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो बस हो गया 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, दोनों अभाज्य संख्या है। देखा जाए 9240 का, तो पहले 2 से करेंगे, है ना, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 40, 46 2 20, है ना। देखिए 4 2 जा 8, 1 बचा इसमें से, फिर 1 और 2 मिलकर 12 हो गया, तो 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 0, है ना। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, यहाँ पे 6 का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, होगा। फिर 2 से करेंगे तो 11 2 जा 22, फिर 1 5, है ना, 0। तो देखा जाए 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, 2 पचे 10 1 और 1 और 10 मिलकर 2 पचे 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना, 5 होगा। फिर क्या करेंगे कि 2 से तो कटेगा नहीं, अब चूंकि यूनिट प्लेस पर 5 आ गया है, अब यहाँ पे 5 आ गया है तो 2 से नहीं कटेगा, तो आगे बढ़ेंगे 3 की तरफ। 3 से कटेगा, देखिए तो 5 और 5 10, 1 11 1 12, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से कैसे जाने कि 3 से कट जाएगा, क्योंकि संख्याओं का जो संख्या बनी हुई है डिजिट से मिल करके सबको जोड़िए, 5 और 5 10 और 1 11 1 12, यानी कि जब ये जोड़ने के बाद कट जाएगा 3 से, तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा।
तो 3 से हम चेक कर लिए थे, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 का 9, 2 है ना, 2 बचा ना इसमें। मान लीजिए कि 3 3 का 9 हो गया, तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 2 5 मिल के 25, 3 7 21, 3 बटे 24, 1 3 5 15। फिर ये 7 से कटेगा, 77 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा कि 7 से कटेगा तो 11 हो जाएगा। तो देखिए यानी कि 92 40 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 11। क्लियर हो गया। यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना आप सीख गए। किसी भी संख्या को इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तोड़ सकते हैं। आगे देखा जाए कि इससे हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इस विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने की तरीका सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, संख्याओं 510 और 192 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, संख्याओं 510 और 192 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। और इसमें एक और क्वेश्चन हम ऐड कर दिए हैं, और सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। इस दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो जो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो एक संख्या आएगा। तो वो जो संख्या होगा इसके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि इसको और इसको गुणा कर देंगे तब जो आएगा वही संख्या वो भी आएगा, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ। चलिए बनाते हैं, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए। तो निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं बारी बारी से। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बहुत आसान तरीका है, यानी कि बहुत आसान है, बस आपको गुणनखंड करने आना चाहिए। पहले 510 को गुणनखंड कर दिए, 2 से हुआ, है ना। तो 2 से 255 बार में कट गया, फिर 5 से किए तो 50 25, 5 एकम 5, फिर 3 से, है ना, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी सब अभाज्य संख्या हो गया, तो लिख दिया गया। फिर 192 को किया गया तो 2 का पावर 6 हुआ, यानी कि 2 जो है वो 6 बार है और एक 3 हुआ। अब हम पहले एलसीएफ निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम किसका किसका जी, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो 510 और 192 का। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले हमको जो संख्या रिपीट कर रहा है वो देखिए क्या रिपीट कर रहा है, तो 2 रिपीट कर रहा है, यानी कि सॉरी रिपीट नहीं बोलेंगे, उसको कॉमन बोलेंगे। ये 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 जो कॉमन है तो अधिकतम पावर किस में है, तो यहाँ पे पावर मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 का पावर 6 और क्या और कुछ कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 3 ले लीजिए, 3 हो गया, यानी कि 2 और 3 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। बचा क्या, 5 और 17 बच गया, तो उसको भी ले लेना है, यानी कि गुणा में 5 और 17 को ले लेना है, यानी कि कॉमन लेने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसको भी ले लेना है एलसीएम में। एलसीएम में क्या करना है कि जो कॉमन लेने के बाद जो संख्या बच गया है उसको भी ऐड कर देना है, और फाइनली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखा जाए मल्टीप्लाई करके कितना होगा, यानी कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 को 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 5 17, 3 को और 5 को और 17 को, इस सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखा जाए क्या आता है, बराबर 320, है ना। यानी कि एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम 16,320 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ निकाला जाए। किसका किसका एचसीएफ जी, एचसीएफ
तो कौन कौन संख्या है, 510 है और 192 है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कौन कौन संख्या कॉमन है। देखिए तो कॉमन कौन कौन सा है, तो एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, यानी कि 2 का पावर जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है। तो जो कॉमन है और न्यूनतम पावर है उसको लेंगे। एलसीएम में ऐसा नहीं था, जो कॉमन था और अधिकतम पावर था उसको लेते थे, और एलसीएम में ऐसा करते थे। और एचसीएफ में क्या करना है, जो पावर कम है, तो 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 6 है, तो एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में यहीं पे लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। एचसीएफ 510 का और 192 का क्या क्या है जी। देखिए तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 का पावर 6 है, तो 2 लेंगे क्योंकि पावर कम वाला लेना है, और मल्टीप्लाई करेंगे। जो और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 ले लेंगे। संख्या कौन कौन छूट गया, 5 और 17 छूट गया, उसको छूट जाने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। एचसीएफ में उससे मतलब नहीं है, बस एलसीएम में उसको ले लेना है, ठीक है। तो फाइनली जो एचसीएफ हुआ वो 6 हो गया, है ना। तो एचसीएफ इतना हो गया और एलसीएम इतना हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बोलिए, कोई दिक्कत, क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, सत्यापित करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। पहले एलसीएम गुणे एचसीएफ का वैल्यू निकाल लिया जाए, कितना आता है। तो एलसीएम कितना आया था जी, पहले हम क्या किए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ का वैल्यू निकाले। तो एलसीएम 16,320 आया था और एचसीएफ 6 आया था, तो गुणा करने पर 97,920 आ रहा है। उसी प्रकार 510 और 192 को गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब गुणा करके देखिएगा, है ना, इतना ही आएगा, दोनों बराबर हो गया ना। तो अतः हम बोल सकते हैं कि एलसीएम निकाले हैं 510 और 192 का, और एचसीएफ निकाले हैं, तो दोनों को गुणा किए हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। अतः यह स्पष्ट हो गया ना, ये चीज प्रूफ करने के लिए दिया था और प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आएगा तो पक्का आप लोग बनाइएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। 5 का अधिकतम घात बताना है, तो पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद 5 का पावर देखना है कि 5 का पावर कितना आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन उसी प्रकार है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है ना। और ये भी वैसा ही है कि 6370 में जो बराबर है 2 का पावर m, 5 का पावर n, 7 का पावर k और 13 का पावर p, आपस में एक गुणा है, बिंदु है तो उससे मतलब नहीं है, बस आपको गुणा समझना है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p सभी का योग पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि इसका आप लोग गुणनखंड निकालिएगा तो ये इसी के रूप का आएगा कि 2 का पावर कुछ होगा, 5 का पावर कुछ होगा, 7 का पावर कुछ होगा और 13 का पावर कुछ होगा। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है तो हम बता चुके थे पिछली कक्षा में। चलिए ये वाला बताता हूँ, है ना, 2 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो घात बताने के लिए पहले इसका फैक्टर कर लिया जाए। तो 1 प्लेस पर 0 है तो 2 से कट जाएगा, है ना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें 1 बचा और 1 और 7 मिल के 17 हो गया। तो 2 8 है 16, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5 मिल के 15 हुआ। तो 2 7 है 14, 1 और 0 10, तो 2 बचे 10, यानी कि 2 से हो गया। अब 1 प्लस पर 5 है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से चेक करना पड़ेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 8 2 10, 10 और 7 17, और 17 और 5 22, 3 से भी नहीं कटेगा। अब यानी कि 1 प्लस से 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हमने 5 से कटाएंगे। पर नहीं, 5 से नहीं कटा देना है, पहले 3 से चेक कर लिया जाए। चलिए 5 से कटाया जाए। तो 5 दूनी 10, 1 और 5 तिया 15, 3, यानी 15 में से 15 निकल जाएगा तो 3 बचेगा ना जी 18 में से। तो 3 और 7 37, तो 5 7 35, 2 और 50 25, फिर 5 से 5 चौका 20, फिर 3 है तो 5 7 35, 2 50 25, फिर 5
5 9 45, 2 50 25, सिर्फ 5 होगा। फिर 5 से, चूँकि 1 प्लस 5 ही है, तो 5 कम 5, 4, 5 9 45, लास्ट में 19 आ गया। अब 19 क्या है? 19 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 19 को आप और नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए तो 5 का अधिकतम पावर कितना आ गया? 1 2 3 4, यानी 5 यहाँ पे 4 बार आया हुआ है, तो 5 का अधिकतम पावर घात कितना हो जाएगा जी? तो अधिकतम घात यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 5 का अधिकतम घात कितना है? 4 है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा, क्वेश्चन बैंक होगा तो, यानी क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे रहते हैं बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा। या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, है ना। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो निकल जाएगा। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस बता देते हैं एक, अब बाकी आप लोग बनाइएगा कि यदि एलसीएम जो है दिया रहेगा इतना और एचसीएफ का मान ज्ञात करने को बोलेगा, ठीक है। एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ निकालने को बोलेगा, तो आपको एक रूल मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी के माध्यम से ये क्वेश्चंस बन जाएगा सब, है ना। ये क्वेश्चंस है कि यदि एलसीएम किसका किसका 72 और 126 का 504 दिया गया है तो एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि 72 और 126 को गुणा करेंगे, यही ना दोनों संख्या है, और एलसीएम दिया गया है तो एचसीएफ निकालना है। अब देखिए, आसान हो गया। अब ये गुणा में है तो उस साइड ले जाइए, उसको भाग में हो जाएगा। फाइनली 72 गुणे 126 और हमको एचसीएफ निकालना था, तो 504 को भाग में कर दिए, ये तो गुणा में था तो, ठीक है। और इसको कटाइएगा तो पक्का आंसर आ जाएगा जो एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, 72 और 504 है तो इसको 2 से भी कट सकते हैं, लेकिन पहले देखा जाए कि बड़ी संख्या से कट रहा है कि नहीं, तो 8 से काटा जाए। 8 9 72 कट जाएगा, 8 से ये कट रहा है जी, 8 8 5 40, 8 6 48, 2 8 3 24 कट जाएगा। 8 9 72 और 8 5 40, 8 6 48, 2 8 3 24, यानी 63 हो गया। 9 7 63, 7 बार में कट गया, 7 से कटेगा, अच्छा, तो 7 कम 7, 12 में से 7 गया तो 5, 7 बटे 56 कट जाएगा। 7 कम 7, 12 में से 7 गया तो 5, 7 बटे 56 यानी कि 18, यानी कि लास्ट कितना आ गया जी, एचसीएफ जो है वो किसका किसका एचसीएफ, तो 72 का और 126 का 18 आ गया, ठीक है आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना। चलिए, तो अगली कक्षाओं में हम लोग अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने के सीखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहले उसको परिमेय मान लेते हैं, लास्ट में जो उसकी प्रक्रिया होती है उससे हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स।